अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद तलहा और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने आज के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, मार्टिन मार्टिन लूथर किंग जो हैं जूनियर, वो अमेरिका के बहुत एक जाने-माने ब्लैक रेवोल्यूशन जो वहाँ पर आई थी उनके लीडर थे। और उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि जब चंद लोग एक मूवमेंट करते हैं किसी एक प्लेस की जानिब, किसी एक जगह की जानिब, और वो मूवमेंट ऐसी होती है कि उसके अंदर सिर्फ़ चहलकदमी की जाती है या उसके अंदर सरकारी ममलिकात को नुकसान पहुँचाया जाता है, तो वो एक रिवोल्ट कहलाता है। लेकिन रेवोल्यूशन ये होती है कि इंसान और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अपने आप को बदले और उसके साथ-साथ वो इंस्टीट्यूशन को बदले। लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम देखते हैं उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस को आज तक नहीं बदला गया, लेकिन नुकसानात बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। अवाम बहुत ज़्यादा कसीर तादाद के अंदर बाहर निकलती है, लेकिन उसका कोई एंड रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो आज की वीडियो के अंदर ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान के अंदर हमने किस चीज़ को रेवोल्यूशन का नाम दिया दिया हुआ है, और आया वो रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन है भी या एक रिवॉल्ट है। तो 24 नवंबर 2024 को इमरान खान साहब ने एक फ़ाइनल कॉल दी, जिसका जो भरपूर जवाब दिया खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने। और जो अवाम थी वो एक बड़ी तादाद के अंदर निकली अपने घरों से, अपने लीडर को सपोर्ट करने के लिए वो इस्लामाबाद के अंदर पहुँचे। और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने डेरे लगाए, अपने ख़ैमे लगाए और वहाँ पर रहना शुरू किया। और जो स्टेट थी उसके ऊपर एक प्रेशर डालना शुरू किया, किस लिए? कि वो अपने लीडर को किसी न किसी तरीके से निकाल सकें जेल के अंदर से। इस लीडर को निकालने के लिए इनकी जो अहलियाँ थी, बुशरा बीबी, वो भी मैदान के अंदर आ गईं। और इसके साथ-साथ जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे, अली अमीन गंडापुर साहब, वो भी बाहर निकल आए। इन सब के पीछे काफ़ी बड़ी अवाम की सपोर्ट थी, लेकिन इसका ड्रॉप सीन आखिर में क्या हुआ? 3 दिनों बाद हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि स्टेट की रिट को कायम किया जाएगा। और उन्होंने जितने भी ये जो मुज़ाहिरीन थे, इनके ऊपर तशद्दुद किया। इस तशद्दुद के अंदर तकरीबन 13 जो मुज़ाहिरीन थे, वो शहीद हो गए। लेकिन जो लीडर थी पीटीआई की टॉप लीडरशिप, जो कि इस पूरे मुज़ाहरे को आगे लेकर चल रही थी, वो सबसे पहले वहाँ से भागी। जिसके अंदर अली अमीन गन्नापुर साहब, उन्होंने इस मुज़ाहरे से पहले ये बात की थी कि मैं अपने सर के ऊपर कफ़न बाँध कर जा रहा हूँ। और उसके साथ-साथ वो अहलिया जो अभी बाहर आई थी, और उनका मुकम्मल तौर के ऊपर यही प्लान था कि आज हम किसी न किसी तरीके से इमरान खान को बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। लेकिन वो तमाम के तमाम दम टूट गए, वो तमाम की तमाम जो उम्मीदें थी, उन पर पानी फिर गया। जब स्टेट की जो रिट है, वो कायम होना शुरू हुई, और जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस हैं और जो फ़ौज पाकिस्तान है, उन्होंने तशद्दुद किया। और ये जो लोग थे, इनको मुज़ाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए, उनको वहाँ से भगाने के लिए, जो रेड एरिया, जो रेड ज़ोन है इनकी इस्लामाबाद की, वहाँ से निकालने के लिए उन्होंने उनके ऊपर तशद्दुद किया, क्योंकि ये बार-बार उसके अंदर इन्वेड कर रहे थे। तो आखिर इतनी बड़ी रेवोल्यूशन थी, इतने ज़्यादा तादाद के अंदर लोग भी बाहर निकले, लेकिन इसका एंड रिज़ल्ट क्यों नहीं निकला, पहले सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। मैं हिस्ट्री का बहुत मतलब कीनली उसको मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, और मैं बहुत बड़ा स्टूडेंट भी रहा हूँ हिस्ट्री का एक ज़माने के अंदर। और मैं शुरू से हिस्ट्री के अंदर जो रेवोल्यूशंस होती रही हैं, जो बड़े-बड़े कारनामे होते रहे हैं, उनको स्टडी भी करता रहा हूँ। तो उनके अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है। उनके अंदर चीज़ कॉमन ये होती है कि जब भी किसी भी प्लेस के ऊपर, किसी भी जगह के ऊपर अगर रेवोल्यूशन आनी होती है, तो उनके पास एक पर्पस होता है उस रेवोल्यूशन को लेकर आने के लिए। अगर हम रोमन्स की बात करें, तो रोमन्स अगर लड़ते थे और लड़ने के अंदर मशहूर थे, तो वो अपनी होमलैंड को डिफेंड करने के लिए लड़ते थे। उनके पास पर्पस होता था, ग्रेटर पर्पस होता था। अगर उनका लीडर मर भी जाए, तो ये पर्पस नहीं मरता था, और ये पर्पस उनको ड्राइव करता था। एंड दैट्स व्हाई दे बिकेम अ सुपर पावर। उसके बाद अगर हम बांग्लादेश की बात करें, अभी हालिया कुछ दिनों के अंदर बांग्लादेश के अंदर रेवोल्यूशन आई और उन्होंने अपने जो प्राइम मिनिस्टर है उनको ओवरथ्रो किया। तो वहाँ की जो अवाम है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, उनके पास एक पर्पस था। एक पर्पस था जिसके लिए वो बाहर निकले, बाहर निकल कर वो लड़े, और ये पर्पस बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरह यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है, आज 1031वां दिन शुरू हो चुका है उस वॉर पे, लेकिन यूक्रेन ने अपने घुटने नहीं टेके, वहाँ की जो अवाम है उन्होंने अपने घुटने नहीं टेके, वो लड़ रहे हैं। वो किस लिए लड़ रहे हैं? वो एक पर्पस के लिए लड़ रहे हैं। और पर्पस को कभी भी आप बीट नहीं कर सकते। पर्पस को स्टेट कभी बीट नहीं कर सकती। पर्पस को कोई कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज़
उसकी जो फाउंडेशन होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, वो पब्लिक डिस्कोर्स से स्टार्ट होती है कि फाउंडेशनली वो चीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। वो एक लीडर के जाने से, 2 लीडर्स के जाने से वो चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। इस चीज़ का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएँ कि जब खान साहब बाहर थे, जब खान साहब जेल के अंदर मौजूद नहीं थे, तब भी तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हो रही थीं। तब भी तो अवाम बाहर निकल रही थी। खान साहब बहुत बड़े मजमे को एड्रेस कर रहे थे। खान साहब बहुत बड़े-बड़े जलसे भी कर रहे थे, लेकिन कोई चीज़ चेंज नहीं हुई थी उससे। इंस्टीट्यूट्स चेंज नहीं हुए थे उनसे। इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई बड़ी अ, तब्दीली रोनुमा नहीं हुई थी उन चीज़ों के अंदर से। तो फिर खान साहब के अंदर रहने का और बाहर रहने का क्या मकसद है? ये अवाम के साथ इंटरलिंक तो नहीं करता। अगर अवाम ने बाहर निकलना है और किसी पर्पज़ के लिए निकलना है, तो वो अवाम के ऊपर डिपेंडेंट है कि अवाम कब इस चीज़ को डिसाइड करे, मैसेज इस चीज़ को डिसाइड करे और फिर उसके लिए बाहर निकले और उसके लिए लड़े। आप ये नहीं कह सकते कि आप बहुत ज़्यादा पब्लिक को इकट्ठा कर लें और आप उसको एक रेवोल्यूशन का नाम दे दें। ऐसे रेवोल्यूशंस नहीं आती। ऐसे जमात-ए-इस्लामी अपना इज्तिमाए आम करती है, वहाँ पर हज़ारों, करोड़ों की तादाद के अंदर लोग आते हैं, लाखों की तादाद के अंदर लोग आते हैं। लेकिन वो रेवोल्यूशन तो नहीं है। वो हर साल के बाद हो जाती है, 3 दिनों के लिए वो आते हैं, इज्तिमाए आम करते हैं और चले जाते हैं। पूरा मीनार-ए-पाकिस्तान भरा होता है, वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। तो क्या वो रेवोल्यूशन है? वो रेवोल्यूशन तो नहीं है। तो ये पाकिस्तानी अपने आप से पूछे कि किस लिए गोलियाँ खा रहे हैं? कौन-सी रेवोल्यूशन के लिए गोलियाँ खा रहे हैं? ये सवाल करें ना, खान साहब से भी ये सवाल करें जाके कि यार ये कौन-सी रेवोल्यूशन हुई? कि अगर आप जेल के अंदर हैं तो आप एक कॉल दें और तमाम के तमाम लोग उठकर आ जाएँ। तो फिर खान साहब और आज अल्ताफ़ हुसैन जो थे एमक्यूएम के, इन दोनों में क्या फ़र्क रहा? ये एक सवाल बनता है। प्रॉब्लम आइडेंटिफ़िकेशन नहीं हो रही है हमारी अवाम से कि यार असल में प्रॉब्लम है क्या? हम निकल किसके लिए रहे हैं? हमारे निकलने का मकसद क्या है? हम जो अपनी सारे के सारा दिन ज़ाया कर रहे हैं, हम पूरा मुल्क बंद कर रहे हैं, तो इसकी क्या रीज़न है? रीज़निंग नहीं मिलती कोई। प्रॉब्लम आइडेंटिफ़िकेशन के अंदर मसला आ रहा है। जिस मुल्क को प्रॉब्लम आइडेंटिफ़िकेशन के अंदर मसला आ रहा है, जो प्रॉब्लम को ही नहीं आइडेंटिफ़ाई कर पा रही, वो मुल्क कैसे रेवोल्यूशन लेकर आएगी? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए जब आप वीडियो देख रहे हैं। तो इसके अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं हुई अब तक। अच्छा, चेंज कैसे लेकर आ सकते हैं? क्योंकि वीडियो बनाना मकसद नहीं है, वीडियो के कंक्लूजन की तरफ जाना मकसद है कि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे आ सकती है? तो चेंज कैसे आ सकता है? रेवोल्यूशन कैसे आ सकती है? सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करें। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हुकूमत और अपोज़िशन साइड बाय साइड काम करें। नेशनल असेंबली के अंदर क्या होता है? लेजिस्लेशन होती है। अगर नेशनल असेंबली के अंदर लेजिस्लेशन ही प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, तो फिर नेशनल असेंबली का काम क्या है? आप ये पूछे ना, चाहे जिस तरह की मर्ज़ी है, तोड़-तोड़ के हुकूमत बनी है, मरोड़-मरोड़ के हुकूमत बनी है, बन गई है। लेजिस्लेशन करना उनका काम है। वो लेजिस्लेशन कर रहे हैं। अच्छा, अगर वो लेजिस्लेशन कर रहे हैं, तो क्या ऑपोज़िशन वहाँ पर मौजूद है लेजिस्लेशन करने के लिए? ऑपोज़िशन तो वहाँ पर है ही नहीं। ऑपोज़िशन बेंचेस खाली होते हैं। वो खाली कैसे होते हैं? क्योंकि हुकूमत के अंदर जो भी आता है, वो ऑपोज़िशन को पकड़ के जेल में डाल देता है। नैब के उनके ऊपर केसेस चल जाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफ़ाई होती है कि नैब मसला है। सबसे पहले नैब को किसी न किसी तरीके से एलिमिनेट करें। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन सबको एक पेज के ऊपर आना पड़ेगा। ये बात करें कि यार हम किसी न किसी तरीके से नैब से जान छुड़वा लें। ये पहले भी कोशिश करते हैं, लेकिन नैब कहीं नहीं जाती। ये रेवोल्यूशन है ना। अवाम बाहर निकले, अवाम कहे कि यार बहुत हो गया, आपका काम है लेजिस्लेशन करना। और लेजिस्लेशन के अंदर हुकूमती बेंच और ऑपोज़िशन के बेंच, ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अगर ये दोनों कंप्लीट ही नहीं है, तो कौन-सी डेमोक्रेसी चला रहे हैं आप? लेजिस्लेशन कौन-सी कर रहे हैं? वो लेजिस्लेशन लॉफुल कैसे है? लीगल कैसे है? हुँ, तो ये एक तरीका है, ये एक पर्पज़ है, जिसके पीछे अवाम निकले। एक ऐसा काला कानून जिसको किसी डिक्टेटर ने बनाया हो, वो डेमोक्रेसी को कैसे सपोर्ट करेगा? वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट तो नहीं करेगा, उसकी हायरार्की इस तरह से डिज़ाइन की जाएगी कि वो किसी न किसी तरीके से सेंट्रलाइज़्ड पावर जो एक इंसान है, उसको किसी न किसी तरीके से वो फ़ायदा पहुँचाए। और वो फ़ायदा वो पहुँचाता है। वो पीटीआई के दौर में पीटीआई को फ़ायदा पहुँचाता है, पीएमएलएन के दौर में पीएमएलएन को फ़ायदा पहुँचाता है। तो वो एज़ अ टूल तो यूज़ होता ही होता है, पावर मोनोपोली एज़ अ पावर टूल वो यूज़ होता है। तो उसको कब तक यूज़ होने देंगे हम? उसका नुकसान हमें होता है। तो अवाम को पर्पज़ आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत है और अब ह अवाम इस चीज़ का तहैया कर ले कि यार हम फ़िज़ूल में नहीं निकलेंगे। कोई पर्पज़ होगा तो हम निकलेंगे। जब आपके पास पर्पज़ आएगा, तब आपके पास रेवोल्यूशन आएगी, तब आपका मुल्क डेमोक्रेटिक होगा और फिर आपका मुल्क डेमोक्रेसी के ऊपर चलेगा और आपका मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ेगा। हम अब एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं बन के रह सकते। हमें एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनना है, प्रोग्रेस की तरफ जाना है और प्रोग्रेस का तरीका सबसे पहले ये है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना सीखें। जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे तो इंशाल्लाह
बेहतरी की तरफ भी चले जाएंगे। ये थी आज की वीडियो और इसके अंदर यही मकसद था कि किसी न किसी तरीके से आप लोगों को बार-बार करवाया जा सके कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी ज़िम्मेदारी क्या है और नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी के पीछे बाहर निकलते हैं तो मेक श्योर कि आप किसी इंडिविजुअल के पीछे नहीं, पर्पस के पीछे बाहर निकलें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।